नमस्कार सभी को। गुड इवनिंग। राजकुमारी जी का आ रहा है। आज जो नियत समय पे 4 बजे डेली क्लास होती है अजय सर की, आज भी उनकी क्लास होनी थी, लेकिन उनकी अनअवेलेबिलिटी है, आज उपस्थित नहीं है, तो इस वजह से इस क्लास में मैं आ चुका हूं। बाकी आपका जो रेगुलर चल रहा है जिस जगह पर, वो अजय जी ही कराएंगे, ठीक है, क्योंकि आपका नुकसान नहीं हो, इस वजह से मैं इस क्लास में आ गया हूं। यूट्यूब वाले भी डेली जुड़ते हैं हमारे साथ। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, छोटा सा टॉपिक है, आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा यूट्यूब वालों ने। देखो, दो चीजों में अक्सर करके बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, दंड और पुनर्बलन। तो आज हम इन दो ही चीजों की बात करेंगे, दंड की और पुनर्बलन की। ये इस क्लास में आपके दोनों ही चीजें क्लियर होने वाली हैं, बिल्कुल, एक दंड और एक पुनर्बलन। आवाज देख लेना सर, सही जा रही है क्या, कम नहीं हो रही हो। तो कई बच्चों को यह कंफ्यूजन है या होता है कि जो पुनर्बलन के जब हम दो प्रकार देखते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, धनात्मक और ऋणात्मक, तो ऋणात्मक वाले पुनर्बलन को दंड से कनेक्ट कर लेते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो आज उसी समस्या को हम दूर करेंगे कि ये कनेक्ट होता ही नहीं है, तो कनेक्ट हम करेंगे क्यों। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि दंड और पुनर्बलन के जो शब्द साइकोलॉजी में इस्तेमाल किए, जिस अधिगम सिद्धांत में इस्तेमाल हुए, उसका नाम क्या है? स्किनर का सिद्धांत। क्योंकि वहां पे पुनर्बलन की सबसे ज्यादा बात जहां पर होती है वो स्किनर के सिद्धांत में होती है। वो सीखने में सबसे अधिक सहयोगी ही पुनर्बलन को मानता है। इन शब्दों की व्याख्या करने से पहले मेरी एक आदत है भाई, मैं शब्द को तोड़ने में विश्वास रखता हूं। तोड़ने में कैसे? तो जब इसी को तोड़े, सिद्धांत तो हम पीछे पढ़ेंगे, सीखेंगे तो इसको पीछे। सबसे पहले भाई, हमारे नाम क्यों अंदाज हो, ठीक है, इसीलिए हिंदी में मुहावरा भी चला, क्या? आंख का अंधा नाम सुलोचन, या आंख का काड़ा नाम सुलोचन। बस नाम तो सुलोचन है, आंख उसकी कमजोर है। तो सबसे पहले तो इसका यही प्रैक्टिकल करके देखते हैं, क्या ये अपने नाम पे खरा उतरता है कि नहीं उतरता। देखो, पुनर्बलन क्या होता है भाई? पुनः प्लस बल, यही मान सकते हैं इसको। अर्थात किसी क्रिया में पुनः क्या लगाया जा रहा है? बल लगाया जा रहा है। अर्थात आपने कुछ काम किया, आपने कुछ काम किया, जैसे आपने किसी वस्तु को, आप, ये गाड़ी है, रेल बस है, ये मान के चलो, रेलगाड़ी को तो क्या ही धक्का दे पाओगे आप लोग, या कार मान लो, उसको आपने पहले बल लगा के कुछ आगे बढ़ा दिया, खिसका दिया, ठीक है। पुनर्बलन का मतलब सिर्फ शब्द का उत्तर देख रहे हैं, इसको शब्द को तोड़ रहे हैं, सिद्धांत में नहीं घुस रहे हैं। पुनः बलन मतलब पुनः बल लगाओ यार उस पर। आपने यहां से किसी चीज को धक्का देके थोड़ा सा खिसका दिया, पुनः आप उसी दिशा में बल लगा रहे हो, क्या वस्तु पीछे आ जाएगी क्या उससे? या तो वहीं रहेगी या आगे जाएगी। इसका मतलब पुनर्बलन में अनुक्रिया कम तो होगी ही नहीं, या तो वहीं रहेगी या वहां से थोड़ा सा आगे जाएगी। ये तो शब्द कह रहा है हमसे, तो हम ये कंफ्यूज कैसे हो गए कि अनुक्रिया घट जाएगी ऋणात्मक होगा तो? शब्द का फोकस देख रहे हैं, रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं उसको। फोर्स माने बल, री माने पुनः, अर्थात अनुक्रिया तो बढ़नी ही बढ़नी है। तो एक बात क्या सीखे कि पुनर्बलन में हमेशा अनुक्रिया बढ़ती है, और दंड में इसका उल्टा होता है कि दंड में अनुक्रिया क्या होती है? घटती है। तो मैं दो शब्द सिर्फ यहां पे लिखूंगा, है ना, दो शब्द मैं सिर्फ यहां पे लिखूंगा, बड़ा प्रैक्टिकल चलेंगे हम इसमें भाई। देखो, अर्थात मैंने क्या लिखा है इसमें? अनुक्रिया बढ़ती है, और दंड में अनुक्रिया इसका ठीक उल्टा होता है, दंड। तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूं कि अनुक्रिया घटती है, या घटती है या घटेगी, एक ही बात है। अब देखो भाई, इस चीज को तो गांठ बांध लो, जब हम साइकोलॉजी के अंदर स्किनर का सिद्धांत पढ़ेंगे, 100% पुनर्बलन का मतलब है अनुक्रिया बढ़ेगी, और दंड का मतलब है 100% अनुक्रिया घटेगी। मनीष जी, अजय सर की क्लास कल होगी और रेगुलर उन्हीं की होगी। ये क्लास सिर्फ आज के लिए और इसी टॉपिक के लिए ओनली। अनुक्रिया बढ़ेगी पुनर्बलन में, और दंड में अनुक्रिया
लेकिन काहे की अनुक्रिया, काहे की अनुक्रिया है ये, किस चीज की अनुक्रिया है, तो ये सीखने की अनुक्रिया है। तो पुनर्वलन के द्वारा सीखने की अनुक्रिया बढ़ेगी। मैं इसमें अब अलग शब्द ऐड कर रहा हूं भाई, सीखने की। और इधर भी किसकी घटेगी, सीखने की, सीखने की। कल एक बात आई थी मेरे सामने निकल के कि दंड में भी अनुक्रिया बढ़ती है। सही बात है, मैंने कहा गलत बात है। क्यों है गलत, इसीलिए मैंने यह शब्द ऐड किया है। पुनर्बलन में सीखने की अनुक्रिया बढ़ती है, दंड में सीखने की अनुक्रिया घटती है। अगर दंड देने से कोई अनुक्रिया बढ़ रही है तो वो सीखने की अनुक्रिया नहीं होगी। सामान्य परिस्थितियों में दंड को सीखने का सूचक माना जाता है। कक्षाओं में हम भी बच्चे को फटकार लगाते हैं जिससे थोड़ा सा सीखे, लेकिन जब हम स्किनर का सिद्धांत पढ़ते हैं या फिर जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं, साइकोलॉजी का मतलब होता है कि आपको नकारात्मक कुछ सोचना ही नहीं है, बच्चे को दंड देना ही नहीं है। आप कितने भी दंडात्मक प्रणाली में विश्वास करने वाले हैं, लेकिन जब साइकोलॉजी के 30 प्रश्नों को हल कर रहे हैं उस समय पे आपके दिमाग में दंड आना ही नहीं चाहिए कि बच्चे को हमें कभी दंड देके कुछ सिखाना है। पहली बात तो ये। एक बात बताओ, आप डेली रनिंग करने जाते हो, सीख रहे हो रनिंग करना, कोई भर्ती आने वाली है, आप रनिंग कर रहे हो, एक आदमी बैठा बैठा देख रहा है कि मान कि ये रोज रनिंग करने आता है और जब भी ये रनिंग करके भगता है तो उसके साइड में कुछ गुलाब के फूल लगे हुए मान लिया, उनको आप एक थप्पड़ देके ऐसे निकल जाते हो भगते हुए, तो उसको तो तकलीफ हो गई। बाकी साला ये रोजाना आता है और मेरे 2 फूलों को गिरा जाता है ऐसे ही। उसने क्या दिमाग लगाया, मान कि चल तेरा भगना ही देखना है मेरे को, तू कितना बड़ा धावक है। तो उसके पास थे 2 खतरनाक कुत्ते। अब वो कुत्तों को रेडी करके रखता है बिल्कुल कि आने दो आज उसको रेस करने के लिए। मैं चित्र बना रहा हूं, देखो ये है क्या, ये रनिंग पाथ है भाई, इस पे कोई धावक है, ये धावक इस पे दौड़ लगाता है डेली, इस सर्कुलर पे डेली दौड़ लगाता है। लेकिन इस जगह पे क्या है, फूलों के कुछ पेड़ हैं, किसी मालिक ने लगाए हुए हैं, ये रहे फूलों के पेड़। ये जब भी रनिंग करता है इसके पास से गुजरता है तो इस फूल को एक झटका देता है हाथ से और आगे बढ़ जाता है। डेली किसी का नुकसान कर रहा है बेचारे का। अब इसने क्या सोचा कि मान के मेरे को क्या करना है, आज इसकी कितना बड़ा धावक है ये, आज इसकी धावकगिरी निकालनी है। तो ये यहां पर 2 डॉग लेके आ जाता है भाई, एक ये रहा और एक ये रहा। मान लिया मैंने ये डॉग बना दिए भाई, ठीक है, मान लेते हैं ये डॉग हैं, ये 2 डॉग ले आया। मान कि बेटा तू आज आ जा, तेरे को फिर बताऊंगा मैं। इसने स्टार्ट किया चलना दौड़ना, आ गया इस जगह पे। यहां आने के बाद में इसने इसके पीछे क्या दौड़ा दिए, कुत्ते दौड़ा दिए, डॉग दौड़ा दिए। सीख क्या रहा है, ये रनिंग करना ही सीख रहा है। लेकिन हाँ राजकुमारी जी तरबूज ही है, लेकिन इनको डॉग मान लिया गया। गणित में मान लेते हैं कभी कभी काफी चीजों को। तो ये क्या है, यहां पे जैसे ही आया, कंसेप्ट समझो, इसने पीछे क्या लगा दिए, इसके कुत्ते लगा दिए। इसके बाद में इसने देखा कि आज इनसे बच नहीं पाऊंगा। जितनी इसमें क्षमता थी अपने जीवन को बचाने के लिए इसने लगा दी, फुल स्पीड से भाग गया। जितनी इसमें दम थी उतनी लगा दी। इसका मतलब इस जगह पर फुल स्पीड से भागा। अनुक्रिया तो तेज हुई, भाग तो पहले भी रहा था, अनुक्रिया तेज हुई। दंडित करने के लिए कुत्ते भगाए गए, लेकिन यहां पे जो अनुक्रिया तेज हुई, क्या वो सीखने के लिए थी या जिंदगी को बचाने के लिए थी? तो दंड से जो अनुक्रिया बढ़ती है, क्या वो सीखने में सहायक हो रही है क्या? ऐसा थोड़ी है कि आज कुत्ते लगा दिए तो आज वो 500 की स्पीड से भाग गया तो डेली 500 की स्पीड से भागेगा, 500 की स्पीड से भागना सीख गया। आज तो उसका अस्तित्व खतरे में था। कहां है रे अस्तित्व इसका? आज उसका क्या खतरे में था? अस्तित्व खतरे में था। इसलिए दंड से जो अनुक्रिया बढ़ेगी जरूरी नहीं है कि वो सीखने वाली अनुक्रिया हो। इसीलिए दंड में यदि अनुक्रिया बढ़ती है तो वो अनुक्रिया सीखने में सहायक नहीं है। अगर होगी भी तो अंशतः सहायक होगी। उसको अपना यह आकलन हो जाएगा कि मैं कितनी जोर से भाग सकता हूं, लेकिन वो सीखने में 100%। ये बात समझ में आई भाई, जिसको मैं सिखाना चाह रहा हूं। इसके अलावा मैं एक चीज और बताता हूं आपको, छात्र के व्यवहार का समीकरण बता रहा हूं भाई। इधर देखो,
छात्र के व्यवहार का समीकरण, क्योंकि हम शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, हम कोई व्यवहार कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट है, तो छात्र के व्यवहार के समीकरण को हम प्रदर्शित करते हैं किससे? देखो, छात्र का जो व्यवहार होता है, जो रिएक्शन होती है, आर वो आता है, वो होता है फंक्शन किसका? स्टिमुलस का और ऑब्जेक्ट का। ये छात्र के व्यवहार का समीकरण होता है साइकोलॉजी के अंदर। आप कोई भी व्यवहार करेंगे तो वो दो चीजों का फलन होगा, ऑब्जेक्ट अर्थात प्रेक्षक अर्थात आप। तुम कोई काम कर रहे हो तो उसमें पहले तुम तो होने ही चाहिए, इसीलिए तो तुम करोगे। दूसरा स्टिमुलस, उस कार्य को करवाने के लिए कोई उद्दीपक होना चाहिए। जब ये दोनों मिलकर क्रिया करेंगे, ऑपरेशन जब इन दोनों के बीच में होगा, फंक्शन जब दोनों का बनेगा, उसके बाद में क्या निकल के आएगी? छात्र का व्यवहार निकल के आएगा, रिएक्शन निकल के आएगी। ये होता है छात्र के व्यवहार का समीकरण। इसको समझे क्या? तो इसको देखो, मैं दूसरे रूप में लिख रहा हूं, उसी जगह पे पहुंचने वाले हैं हम जहां शुरू कर रहे थे। देखो, सबसे पहले कोई उद्दीपक होगा एस, ठीक है? इस उद्दीपक को कौन देखेगा? कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है? ये प्राणी है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी प्रेक्षक है। ये स्टिमुलस है कोई, अर्थात ये कुछ भी हो सकता है। स्टिमुलस रसगुल्ला भी हो सकता है, सुंदर स्त्री भी हो सकती है, सुंदर फूल भी हो सकता है, सुंदर घर भी हो सकता है। इसके अलावा ये सिर्फ सुंदर ही नहीं हो सकता, ये गंदा भी हो सकता है। इसके बाद क्या आएगी रे? रिएक्शन आएगी। ये क्या है? अनुक्रिया है। तो ये छात्र के व्यवहार को समझाने वाला एक समीकरण बना दिया मैंने कि सबसे पहले तो कोई ना कोई उद्दीपक होगा, उसको देखना होगा। उस उद्दीपक को देखते ही जो प्रेक्षक है, जो ऑब्जेक्ट है, जो प्राणी है, इस ऑब्जेक्ट के मन में उद्दीपन विकसित होंगे, आवेग संवेग सारे के सारे काम करेंगे इसके मस्तिष्क में, और फंक्शन बनेगा इन दोनों के बीच में। जब वो फंक्शन बन जाएगा, वो अपना काम करेगा, और वो परिलक्षित किसके रूप में होगा? रेस्पॉन्स के रूप में होगा, रिएक्शन के रूप में होगा। उसी को हम क्या बोलते हैं? अनुक्रिया। अब इधर देखो, जब भी हम सीखते हैं तो सीखने में जो रेस्पॉन्स होता है, वो इस ऑब्जेक्ट का हमेशा कैसा व्यवहार होता है? वांछित व्यवहार होता है, वांटेड। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ऑब्जेक्ट का वांटेड व्यवहार होगा, जो वो चाहेगा उस उद्दीपक को देख के, तब वही अनुक्रिया तब आएगी जब वो चाह रहा है। इस जगह पे जब ये दोनों अन्योन्य क्रिया आपस में कर रहे हैं, तब उसके मन में जो चीज आ रही है वही तो व्यवहार के रूप में परिलक्षित हो रही है, इसीलिए वो सीख रहा है। क्यों? क्योंकि हम थॉर्नडाइक भी पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि एक तत्परता का नियम भी होता है। इन दोनों में अन्योन्य क्रिया हुई, उसके फलस्वरूप यह अनुक्रिया हुई। इसका मतलब इस अनुक्रिया को करने के लिए वो तत्पर हो चुका था इस क्रिया के बाद। अर्थात किसी भी छात्र व्यवहार में जो रेस्पॉन्स आता है, वो रेस्पॉन्स हमेशा ऑब्जेक्ट का क्या होता है? अर्थात वांटेड होता है। लेकिन जब दंड दिया जाता है, दंड के मारे आप कोई काम कर रहे हो, मैं तुम्हें आज मैं स्कूल में गया पढ़ाने के लिए, मैं बच्चे से ये बोलूं कि मैं तेरे को पीट दूंगा अगर तूने ये काम नहीं किया, तो आज तुझे 4 पेज लिख के दिखाने हैं। कितने पेज लिख के दिखाने हैं? अब वो अंशतः मेरे डर के मारे उस दिन 4 पेज तो लिख लेगा क्या, लेकिन 4 पेज लिखना उसका मन था क्या? क्या उसका वांछित व्यवहार था कि मैं 4 पेज लिखूं? उसके तो मन में था कि स्कूल में आया हूं तो खेलूं कूदूं मौज करूं आराम से। लेकिन मैंने उस पर दंड का प्रेशर बना दिया, दंड का प्रेशर बना दिया, तो उसने तुरंत मेरे को 4 पेज लिखाए। और आज छुट्टी हो गई, 1 बजे टन घंटी बज गई, मैं देख रहा हूं कि अगले 5 दिन वो बच्चा आ ही नहीं रहा है पढ़ने के लिए। बन के फिर जाऊंगा, वो कंजूस आदमी फिर देखेगा मेरे को, खड़ूस आदमी, वो फिर मेरे से 4 पेज लिखवाएगा। इसका मतलब वो 4 पेज लिखना उसका वांछित व्यवहार नहीं था। था क्या वांछित व्यवहार? नहीं था। वांछित व्यवहार तो कुछ और था। लेकिन दंड के द्वारा मैंने उस पर अपना जो वांछित कार्य था कि 4 पेज मुझे लिखवाने थे, अपना मैंने करवा लिया। क्या बच्चा कुछ सीखा? क्या सीखने की तो चल क्या रही है, वो भूल गया, स्कूल आना भूल गया कि मुझे जाना ही नहीं है। तो दंड दे करके आप तात्कालिक रूप से अपनी इच्छित अनुक्रिया को पैदा कर सकते हो। ऑब्जेक्ट क्या चाह रहा है उसको नहीं कर सकते हो, वो फिर ये करेगा ही नहीं, इस व्यवहार को पैदा ही नहीं करेगा, वो अपने आप को वहां से पलायन कर देगा, रक्षा युक्तियों का इस्तेमाल करना लग जाएगा।
अब देखो, अब यहां पे लौट के आते हैं, ये बात समझ गए ना जो मैं समझा रहा हूं कि दंड से अनुक्रिया बढ़ रही है, कोई बात नहीं अगर अंशतः बढ़ रही है तो, लेकिन वो सीखने में सहायक नहीं है। अनुक्रिया 4 पेज लिखवा भी लिए तो जीवन भर के लिए सीखना ही खत्म कर दिया उसका। साइकोलॉजी में नेगेटिव विचार तो होना ही नहीं चाहिए बच्चे के प्रति, नकारात्मक भाव ही नहीं होना चाहिए, दंड का तो प्रावधान ही नहीं है, और स्किनर में तो माइनस में भी नहीं है, ये इसकी सीमा भी है इस सिद्धांत की। अब यहां पे देखो, अब पुनर्वलन के 2 प्रकार होते हैं, धनात्मक और, 2 चीज सीखे, दंड में सीखने की अनुक्रिया हमेशा घटेगी, जो ये मानते थे कि सीखने की अनुक्रिया बढ़ेगी, थोड़ा सा तो समझ में आया ही होगा, ठीक है। पुनर्वलन सीखने की अनुक्रिया बढ़ती है। अब अच्छा भाई, ये 2 तरह का होता है सर, धनात्मक और ऋणात्मक। अब आप ये बोलोगे कि ये धनात्मक क्यों है और ये ऋणात्मक क्यों है। अब यहां पे ऋणात्मक शब्द आते ही आप कंफ्यूज हो जाते हो कि सर ये जब पुनर्वलन ही ऋणात्मक हो गया तो दंड हो जाना चाहिए, लेकिन मैंने सबसे पहले क्या बताया था, पुनः बल पीछे तो आएगा ही नहीं, अनुक्रिया घटनी तो है ही नहीं, चाहे यहां पे कुछ भी लिख दे। अब इस ऋणात्मक का मतलब क्या है और धनात्मक का मतलब क्या है, ये अनुक्रिया को प्रभावित नहीं करते दोनों शब्द, ये उद्दीपक को प्रभावित करते हैं। 2 तरह के पुनर्वलन, धनात्मक पुनर्वलन और ऋणात्मक पुनर्वलन। तो आगे जुड़ने वाले दोनों शब्द धनात्मक और ऋणात्मक, ये प्रभावित करते हैं उद्दीपक को, ये डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं स्टिमुलस के साथ, अनुक्रिया से तो कोई मतलब ही नहीं है। पुनर्वलन अनुक्रिया से कनेक्ट होता है, दंड भी अनुक्रिया से कनेक्ट होता है। पुनर्वलन होगा तो अनुक्रिया बढ़ेगी, दंड होगा अनुक्रिया घटेगी, क्योंकि ये दंड में डी लिख दूं, पुनर्वलन को पी लिख दूं, ये किस पर निर्भर करते हैं, दोनों अनुक्रिया पर। मतलब जब इन दोनों की बात करेंगे तो उनका प्रभाव किस पे दिखेगा, अनुक्रिया पर। लेकिन जब इसके सामने में 2 शब्द जोड़ता हूं, धनात्मक और ऋणात्मक, अर्थात नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, कोई सा भी देखूं तो ये दोनों जिस पर अपना प्रभाव दिखाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, उद्दीपक। अभी समझाऊंगा कैसे, क्यों बढ़ती है इसमें और क्यों बढ़ती है इसमें। अब हम सब्जेक्ट को चेंज करके साइंस में चलते हैं, साइंस समझाएगी इसकी उत्तर। यही तो बता रहा हूं, पुनर्वलन के 2 प्रकार, ये क्या भाई, ये क्या लिखा है मैंने, दंड, ये किसको प्रभावित करता है, अनुक्रिया को कर रहा है ना, कि दंड देंगे तो सीखने की अनुक्रिया घटेगी। ये क्या है, पुनर्वलन, पुनर्वलन भी किसको प्रभावित करता है, अनुक्रिया को, अर्थात पुनर्वलन मिलेगा तो सीखने की अनुक्रिया बढ़ेगी। अब सीखने की अनुक्रिया भी बढ़ेगी तो 2 प्रकार से बढ़ सकती है। अब वो 2 प्रकार क्या है, जब पुनर्वलन धनात्मक हो और जब पुनर्वलन ऋणात्मक हो। यदि पुनर्वलन धनात्मक है या ऋणात्मक है, वो किसके आधार पर पता करेंगे ये धनात्मक है या ऋणात्मक है, उद्दीपक के आधार पर। आ गई बात समझ में, पुनर्वलन धनात्मक दिया जा रहा है या ऋणात्मक दिया जा रहा है, कौन बताएगा इस चीज को। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन पैदा हो रहा है क्या, एनीबडी एल्स, किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो। देखो ये एक्चुअली में क्या बताते हैं, ये दोनों दिशा बताते हैं भाई। ये मेरी थ्योरी चल रही है, भूल जाओ किसी मनोवैज्ञानिक की थ्योरी पढ़ रहे हो, अब मेरी थ्योरी चल रही है यहां से आगे। ये दोनों ऋणात्मक शब्द और धनात्मक शब्द किसको बताते हैं, ये दिशा को बताते हैं भाई साहब, डायरेक्शन। जब हम विज्ञान पढ़ते हैं तो मैंने हमेशा एक चीज दिखाई है आपको कि विपरीत दिशा को इंगित करने के लिए माइनस का चिन्ह लगाया जाता है, पता होगा हमारे साइंस के स्टूडेंटों को। तो मैं इधर जा रहा हूं, कोई उधर से आ रहा है, तो मेरे प्रति उसकी दिशा कैसी है, उल्टी है, ऋणात्मक है। तो हम विज्ञान में हमेशा जब विरोधी दिशाएं होती हैं तो उसके लिए धनात्मक और माइनस 2 चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अब एक छोटी सी थ्योरी समझना है इसमें, जस्ट छोटा सा शब्द समझो। बाइक तो सारे लोग चलाना जानते हैं, कोई स्कूटी जानता है, कोई साइकिल जानता है, ठीक है। देखो भाई इस जगह पे ये ऊपर यहां पे ये स्पीड के पॉइंट हैं सर, ये मतलब यहां पे 10 की स्पीड थी, यहां की 20 की थी, यहां की 30 की थी, यहां की 40 की थी, यहां की 50 की थी, ठीक है।
और ये इधर जो है ये दूरी को दिखा रहा है, ये 2 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, ऐसे 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 100 किलोमीटर। ठीक है। अब देखो भाई, जिस प्रकार धनात्मक पुनर्वलन होता है, ऋणात्मक पुनर्वलन होता है, उसके रिजल्ट के रूप में क्या मिलता है? बढ़ी हुई अनुक्रिया। दोनों ही केसेज में आप सर ये बता रहे हैं कि दोनों ही केसेज में बढ़ी हुई अनुक्रिया मिलती है, लेकिन मैं नहीं मानता। बच्चा कह रहा है मैं नहीं मानता, सिद्ध करके बताओ कि ऋणात्मक देने पे भी क्यों बढ़ रही है ये। तो अब इसको सिद्ध कर रहे हैं। मैंने एक ग्राफ बना लिया, आप इस जगह पे खड़े हो, आप ये रहे सर, आप अपनी स्कूटी, बाइक, मोटरसाइकिल लेके यहां पे खड़े हो इस पॉइंट पे। ये ऊपर स्पीड बता रहा है 10, 20, 30, 40, 50। एक्सीलरेशन एक शब्द होता है, अर्थात गति को, वेग में परिवर्तन लगातार बढ़ाते जाना। आपने बाइक को, जिस प्रकार मैंने यहां पे क्या बताया कि धनात्मक या ऋणात्मक पुनर्वलन होने पर दोनों ही केसेस में क्या बढ़ रही है? अनुक्रिया बढ़ रही है। तो यहां भी हम स्पीड को बढ़ाएं या घटाएं तो कुछ क्या बढ़ना चाहिए? दूरी बढ़नी चाहिए कि नहीं भाई? बढ़ाने पे भी दूरी बढ़े, घटाने पे भी दूरी बढ़े, पैरेलल हो गए ना दोनों चीजें एक जैसी। अब देखो, आपने अपनी बाइक स्टार्ट की, 0 स्पीड पे थे आपने उसको एक्सीलरेट करके खींच दिया, 0 से 10 की स्पीड पे गए, 20 की, 30 की, 40 की, 50 की स्पीड पे पहुंच गए। यहां पे आपके पीछे बैठने वाली महिला बोल रही है मार के ही छोड़ेगा क्या आज? तो आपने सोचा ये मर गई तो काम खराब है, शादी नहीं होगी मेरी जीवन भर। तो फिर आप क्या करोगे? 50 पैसे धीरे 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 कम करते हुए लाओगे। तो अब यहां से आप धीरे 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 कम करते ला रहे हो। पहले 50 की स्पीड थी, एक्सीलरेटर आपने छोड़ दिया, इसका मतलब है इस पॉइंट पे पहुंचे तो स्पीड कितनी हो गई? 40। और कम करते जा रहे हो, और कम करते जा रहे हो, लेकिन समय के साथ बाइक तो आगे बढ़ रही है ना। तो यहां तक आपने पॉजिटिव पुनर्वलन दिया, पॉजिटिव एक्सीलरेशन दिया, लेकिन एक पॉइंट पे आपने सोचा कि नहीं ये मर जाएगी, आप नेगेटिव दे रहे हो, लेकिन दूरी लगातार बढ़ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है एक्सीलरेशन आपका। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि पुनर्वलन धनात्मक है या ऋणात्मक है, अनुक्रिया ऑलवेज दूरी की तरह बढ़ेगी। एनी कंफ्यूजन? सारे उदाहरण दे दूंगा, डोंट वरी रहिए, बिल्कुल सारी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, 1% नहीं। ये तो हो गया इस चीज का एग्जांपल। ये दिशा को कैसे इंगित करता है? एक प्रदर्शनी लगाई गई, दूसरा एग्जांपल सुनो। एक प्रदर्शनी लगाई गई सर, ये रही सर प्रदर्शनी, क्या शादी है किसी की, रे बफर लगाया गया है, इसको चलने दो, रुक जाओ। ये अरे ए छोरा देखो, ये कोई आपका पसंदीदा मैरिज होम है। ये क्या है भाई? ये कोई मैरिज होम है, ये किसी मैरिज गार्डन का ये रूप है। अब इस मैरिज गार्डन में देखो विभिन्न खाने के व्यंजन लगे होते हैं कि नहीं लगे होते? अब देखो मैं यहां पे व्यंजन की प्लेट लगा रहा हूं भाई, स्टॉल लगा रहा हूं। अब देखो यहां से यहां तक तो क्या है रे, नाश्ते की प्लेट लगी हुई है, चाउमीन भी मिल रही है, बर्गर भी मिल रहा है, पानी की टिकिया भी मिल रही है, बल्ला भी मिल रहा है। ठीक है, या अब देख लो यहां पे नाश्ता लगा हुआ है सर, ठीक है, और इधर देखो इस जगह पे से यहां से मटर पनीर रखा हुआ है, चिली पनीर रखा हुआ है, कढ़ाई पनीर रखा हुआ है, मशरूम रखा हुआ है, दाल रखी हुई है, कढ़ी रखी हुई है, और इस जगह पे यहां पे सरदार जी 2 लगे हुए हैं, तंदूर लगा हुआ है, ये रोटियां सेक रही हैं रे गोल गोल। अब आप घर से निकले शाम को, आप घर से निकले शाम को, क्योंकि आपने कार्ड को देखा, कार्ड ने उद्दीपक का काम किया। कार्ड देखा कि फलाने सिंह मैरिज होम, प्रीति वो 8:30 बजे से, और जैसे ही स्टिमुलस देखा मुंह में क्या आ गई कुत्ते की तरह, जहां आई थी किस में, पॉवलोव में, आपके मुंह में पानी आ गया। सोचने लग रहे हो कि भाई आज तो दही बड़े खा खा के मतलब पेल कर दूंगा बिल्कुल। कुछ लोगों ने तो जैसे गर्मियों के बाद शादी है और गेहूं के खेत में गेहूं काटे हैं, भुस मतलब लेके आया है घर पे, तो वो तो ये सोचता है कि आज सारा गर्दा निकाल दूंगा, इतना खाऊंगा मैं आज। तो अब भाई वो बाइक लेके आ गया भाई, यहां पे आ गया बाइक लेके, अपनी बेगम को भी उतार दिया, अपने बच्चे को भी उतार दिया, और खुद भी उतर गया, और मैरिज होम में एंटर कर गए भाई तीनों लोग बोले तो उनका बच्चा, बीवी और उसका पति।
उद्दीपक कौन था? कार्ड। कार्ड को देखते ही भोजन की याद आई, मुंह में पानी आया, दिमाग ने अनुक्रिया की, दिमाग में मतलब अन्योन्य क्रियाएं हुई, वन की चल। उस लार के प्राप्ति के लिए, लार को संतुष्ट करने के लिए आपको भोजन करना पड़ेगा। तो अनुक्रिया क्या हुई आपकी? भोजन करना। अर्थात पुनर्वलन क्या है आपका? भोजन करना। तभी तो आपकी वो जिह्वा शांत होगी। तो अब यहां पे भोजन करने के लिए घुस गए। ये जरूरी है क्या पहले नाश्ता ही किया जाए? ये जरूरी है क्या पहले रोटी खाई जाए? मैडम तो जा रही है इधर बाने की, नहीं बहुत दिन से चाउमीन नहीं खाई है मैंने, पहले नाश्ता करूंगी। आदमी क्या सोच रहा है? पीछे रोटी मिलती नहीं है, बहुत लंबी लाइन लग जाती है। वो बेचारा इधर से आके खाने लग गया। देखो रे, पुनर्वलन दोनों को मिल रहा है भाई। उद्दीपक देखा, आ गए, अब दोनों खाने की अनुक्रिया करेंगे। एक लेफ्ट हैंड से कर रहा है स्टार्ट, एक राइट हैंड से स्टार्ट कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे पेट में जा रहा है पुनर्वलन दोनों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अर्थात खाने की अनुक्रिया बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही उनकी? लेकिन चेंजमेंट क्या है? केवल एक की दिशा ये है, एक की दिशा ये है। अर्थात एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मान सकते हैं इन दोनों में से। सीधे हाथ से जा रहा है वो पॉजिटिव मान लो, लेफ्ट हैंड से जा रहा है उसको नेगेटिव मान लो, लेकिन दोनों की अनुक्रिया बढ़ रही है, पुनर्वलन अपना काम कर रहा है। दंड नहीं मिल रहा है कि सीखने की अनुक्रिया घट जाए। उनको इतना स्वाद आ रहा है कि अगली बार कोई कार्ड आएगा तो फिर तड़ाके से भगे जाएंगे दोबारा से, क्योंकि सीखने की अनुक्रिया में क्या मिल रहा है? सहयोग मिल रहा है। इन दो एग्जाम्पलों से आप ये समझे कि ये सिर्फ शब्दों का फेर है, ये दिशात्मकता को व्यक्त कर रहे हैं। जैसे एक गाड़ी खड़ी हुई है, मैं उसको आगे बढ़ाने के लिए पीछे से धक्का दे सकता हूं। भाई यहां पे कोई गाड़ी खड़ी, जैसे ये पेन है, मैं इस पेन को आगे फेंकने के लिए इसमें पीछे से बल आरोपित कर सकता हूं, तो भी ये आगे जाएगा। लेकिन मेरा मूड फिर गया, मैं पीछे से इसमें प्रेस नहीं करूंगा, मैं आगे गया, मैंने आगे जाके इस पर धागा बांधा, उसको खींचते हुए आगे ले जा रहा हूं। दोनों ही कंडीशन में जा तो आगे ही रहा है, लेकिन दोनों में क्या हो गया? दिशा चेंज हो गई। पहले मैं पीछे से यूज कर रहा था, अब मैं आगे से यूज कर रहा हूं। अर्थात अनुक्रिया तो दोनों में बढ़ ही रही है, जो काम करना चाहते हैं वो तो बढ़ ही रहा है। इसका मतलब पुनर्बलन की धनात्मकता और ऋणात्मकता केवल उसकी दिशा को व्यक्त करती है। दिशा बोले तो उसके किस पर निर्भर करते हैं ये दोनों शब्द? मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, उद्दीपक पर। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब देखो कैसे करते हैं। देखो अब ये बड़ा आपके बिल्कुल घरेलू जीवन से एग्जांपल आएगा। मैं इसको छोटा कर रहा हूं भाई, सीख गया हूं मैं छोटा करना। इसको काफी समस्या हुई थी मेरे को पहले। देखो भाई, इस पे बात करेंगे। बात कैसे करेंगे? धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक की परिभाषा क्या होगी धनात्मक पुनर्बलन की, और ऋणात्मक की परिभाषा क्या होगी? देखो धनात्मक पुनर्बलन, सबसे पहले तो अनुक्रिया बढ़े, क्योंकि पुनर्बलन है ये धनात्मक, तो अनुक्रिया तो बढ़ेगी। लेकिन धनात्मक होने पर बड़े मतलब क्या है? धनात्मक और ये ऋणात्मक उद्दीपक से कनेक्ट होते हैं, मैंने अभी भी बताया। अनुक्रिया बढ़े, लेकिन कैसे बढ़े? क्योंकि ये धनात्मक है, इसका मतलब वांछित उद्दीपक के जुड़ने से, जिस चीज को आप चाह रहे हो उसको जुड़ने से अनुक्रिया बढ़ती है, तो उसको बोलते हैं धनात्मक पुनर्बलन। अर्थात इसकी परिभाषा क्या होगी? देखो, वांछित उद्दीपक के जुड़ने से, वांछित उद्दीपक के जुड़ने से क्या बढ़े? भाई पुनर्बलन तो है ही है, तो अनुक्रिया तो बढ़नी ही बढ़नी है, अनुक्रिया बढ़े। अब ऋणात्मक की परिभाषा क्या हो जाएगी रे ऋणात्मक पुनर्बलन की? क्योंकि यहां पे धनात्मक था तो उद्दीपक कैसा लिया गया? वांछित। ये ऋणात्मक है, इसका मतलब है जिसको आप चाहते नहीं है उसको हटा दो, तब अनुक्रिया बढ़े। अनुक्रिया क्यों बढ़ रही है दोनों में? क्योंकि दोनों किसके प्रकार हैं? पुनर्बलन के। और मैंने बताया ये शब्द किसको डिनोट करते हैं? उद्दीपक की विशेषता को, कि कैसा उद्दीपक यूज करना है। तो धनात्मक पुनर्बलन में वांछित उद्दीपक के जुड़ने से, धनात्मक शब्द का मतलब है वांछित उद्दीपक का जुड़ना, इसका मतलब है वांछित उद्दीपक का जुड़ना धनात्मक का। पीछे क्या है? पुनर्बलन, तो पुनर्बलन का मतलब ये लिख दिया। अब ऋणात्मक का क्या अर्थ होता है? अवांछित उद्दीपक का हटना। अनवांटेड चीजों को तो दूर करोगे, हटना। एग्जाम्पल दूंगा कैसे। हटने से क्या हो? हटने से, अवांछित उद्दीपक के हटने से क्या हो? अनुक्रिया बढ़े, क्योंकि बात पुनर्बलन की हो रही है, अनुक्रिया तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, अनुक्रिया बढ़े।
देखो भैया कैसे बढ़े। इसको और छोटा करें क्या? ठीक है, देखो भाई अपन बहुत आगे चलते जाएंगे इसमें। अब देखो भाई, इसमें देखो बड़ा मजेदार आने वाला है ये। कैसे होगा सर, कैसे मानूं इसको, कैसे मानूं इसको? मतलब एक चीज पहले बता चुका हूं, SOR स्टिमुलस होगा, ऑब्जेक्ट उसे देखेगा तो रिएक्शन आएगी, रेस्पॉन्स आएगा। अब मैंने ये चीज जान ली कि पुनर्वलन दो तरह का, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। धनात्मक में वांछित उद्दीपक के जुड़ने से अनुक्रिया बढ़ेगी, कौन सी वाली? वांछित अनुक्रिया ही बढ़ेगी। और ऋणात्मक पुनर्वलन में क्या होगा कि अवांछित उद्दीपक के हटने से अनुक्रिया बढ़ जाएगी। अब देखो भाई, ये सारी की सारी लड़कियां बैठी हैं, ये पढ़ रही थी, पहले भी पढ़ रही थी बेचारी, अब भी पढ़ रही हैं, लेकिन पहले जोश इनमें कम था। लेकिन सरकार एक नई थ्योरी लेके आई कि इनको दे दो 50% आरक्षण। एक बात मेरे को बताओ, ये उद्दीपक है कि नहीं भाई? 50% आरक्षण अखबार में लिखा, देख लिया महिलाओं ने कि 50% आरक्षण, इसका मतलब एस मिल चुका है। अब वो लड़की खुद है, अब वो देख रही है इसको और सोच रही है, अन्य अनुक्रिया उसके दिमाग में हो रही है। अब वो रेस्पॉन्स भी तो करेगी कि नहीं करेगी? अर्थात रेस्पॉन्स तो वो पहले भी कर रही थी, पढ़ तो वो पहले भी रही थी, लेकिन अब कम पड़ेगी कि ज्यादा पड़ेगी? ज्यादा क्यों पड़ेगी? क्योंकि उसे पता है कि ये आ गया है, मेरी नौकरी तो और जल्दी लग जाएगी, तो मैं और ज्यादा पढ़ूं। जहां नौकरी ज्यादा, अभी तो क्या है, जब आरक्षण कम था, नौकरी लगना कठिन था, तब तो पढ़ नहीं रही थी, लेकिन अब आरक्षण ज्यादा हो गया, मतलब नौकरी लगना तो आसान हो गया, और पढ़ाई उसने कैसी कर दी? ज्यादा। इसका मतलब क्या मिला रहे उसको? तो लड़कियों को दिया गया 50% आरक्षण। कौन से पुनर्वलन का उदाहरण है? धनात्मक का क्यों है, ऋणात्मक का क्यों नहीं है? क्योंकि वांछित उद्दीपक जुड़ा है। महिलाएं चाह रही थी कि हमको कुछ सहूलियत मिले। भाई कौन नहीं चाहता कि आरक्षण नहीं मिले? आरक्षण वांछित क्रिया है और वो उसको मिल गई, उससे अनुक्रिया बढ़ गई। लड़कियां दमादम कोचिंग में एडमिशन ले रही है, लड़के नहीं ले रहे, उनसे ज्यादा ले रही हैं बेचारी। इसका मतलब उनको कौन सा दिया है गवर्नमेंट ने? दे दिया कि नहीं दे दिया? किसको नहीं समझ में आया धनात्मक उद्दीपक, धनात्मक पुनर्वलन? आ गया सबके समझ में? अब इस पे आ जाओ, ये क्या बीमारी है ऋणात्मक पुनर्वलन? 2 साल पहले क्या हुआ, 3 साल पहले कोरोना आया, सब अपने अपनी जगह पे थे, कोई घर में बंद था, कोई कहीं था, कोई अनुलोम विलोम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मुच्छी का लगा के घूम रहा है। तो ये प्रक्रियाएं चल रही थी समाज के अंदर। जब ये प्रक्रियाएं चल रही थी तो बच्चों में क्लास चल नहीं रही थी, क्लास ऑफ हो गई थी। क्लास ऑफ हो गई तो बच्चों का बेचारों का पढ़ने का मन नहीं। क्यों ही पढ़े भाई, मास्टर ने पूरी साल कुछ पढ़ाया नहीं है, ऑनलाइन पढ़ाया। आरबी आपके समझ में आ गया? ठीक है, सबके समझ में आना चाहिए। हो गया, अपन क्या कह रहे थे कि मास्टर ने पढ़ाया नहीं, कॉलेज की छुट्टी, पेपर खोपड़ी पे आ गए, सर पे आ गए पेपर। यूनिवर्सिटी ने दे दिया कि फलां तारीख से 25 तारीख से आपके पेपर हैं, तुमने कुछ पढ़ा नहीं है, पता है कि परीक्षा में फेल हो जाऊंगी या फेल हो जाऊंगा। डर आ गया भाई मन में, इसका मतलब पढ़ना ही छोड़ दिया कि 5 यूनिट हैं, 5 यूनिटों को कुछ पढ़ाया नहीं या थोड़ा बहुत पढ़ाया, मैं तो फेल ही हूंगा, पेपर दूं या नहीं दूं, अब मैं साला पढ़ूंगा ही नहीं। दिमाग में आया, सबके आया, क्योंकि पूरी साल क्लास नहीं चली थी। लेकिन सरकार ने एक दिमाग लगाया, बन के ये राजी से नहीं पढ़ेंगे, इनको एक ऋणात्मक पुनर्वलन देना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया, आपको पता हो, किसी ने अगर एमए के पेपर दिए हो या स्कूल में कोई रहा हो उस समय पे, कि आपका जो स्कूल लेवल पे क्या हुआ कि जो 100% सिलेबस था ना, उसको घटा के कर दिया था 70%, क्योंकि कष्ट तो यही दे रहा था 100%। अवांछित था ये, मुझ पे नहीं पढ़ा जा रहा, मैं दूर भाग रहा हूं इससे, ये कर दिया 70%। अर्थात सरकार ने अवांछित उद्दीपक को हटाया, कम किया। एकेडमिक लेवल पे तो ये हो गया। अब यहां पे आ जाओ, कॉलेज लेवल पे क्या हुआ? कॉलेज लेवल पे जो 5 यूनिट आती थी ना पेपर में पूछने के लिए 100 नंबर की, वो घटा के 2 या 3 कर दी थी। इसका मतलब 3 कर दी। अब ये लगा लो तुम के 100 नंबर का पेपर हो और 3 ही प्रश्न आए, इसका मतलब कोई बच्चा यदि एक प्रश्न भी पढ़ के चला गया तो 33% नंबर आ रहे हैं और वो क्या हो रहा है, पास हो रहा है। लेकिन यदि ये पूरा सिलेबस था, जब 5 यूनिट थी, तो 1 यूनिट के केवल कितने बन रहे थे भाई, 20% नंबर। इसका मतलब 2 यूनिट रटी हुई होंगी तब 33% नंबर लाएगा। लेकिन अब केवल 1 यूनिट को पढ़ने पे 33 ला रहा है, इसका मतलब अवांछित उद्दीपक को कम किया।
मेरी महिला मित्र को लगा कि मैं तो फर्स्ट डिवीजन कर दूंगी, उसने तड़ाके से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, 67% बना ले गई। अनुक्रिया क्यों बढ़ी? क्योंकि अवांछित उद्दीपक को हटाया गया तो बच्चों को पढ़ने का मन हो गया, मान कि अब इसने कम कर दिया। आपके सिलेबस को यदि मैं आज तुम जितना पढ़ रहे हो ना, सरकार कल को ये बोल, आज तुम्हें ये डर लग रहा है, कोई कह रहा है इंग्लिश से घबरा रहा हूं, कोई मैथ से घबरा रहा है, कोई साइकोलॉजी से घबरा रहा है, सरकार कहे कुछ नहीं, केवल जीके जीके आएगी, डोंट वरी, अवांछित चीजें तो हट गई, कल से तो आज 10 घंटे पढ़ रहे हो तो कल 15 जीके को पढ़ने लग जाओगे, क्योंकि वो आपकी अनुक्रिया को बढ़ा देगा, अवांछित उद्दीपक हट जाते ही। तो अनुक्रिया कब बढ़ी? तो सिलेबस को 70% करने पर या 5 यूनिटों को 3 यूनिट में करने पर, इसको क्या बोला? ऋणात्मक। इसका मतलब अवांछित उद्दीपक हटे, अनुक्रिया बढ़ी। महिलाओं के द्वारा अपने चेहरे पर स्कार्प बांधना। सीता यादव आरक्षण फर्स्ट लेवल वालों को दिया है या सेकंड लेवल वालों को, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। जब भी जानकारी होगी, पता नहीं कभी दे नहीं पाएंगे आपको। तो दीपक हटा दिए, अब वो आराम से शेरनी की चाल जाएगी और वो अपना काम जिसको करने गई है, अनुक्रिया को पूर्ण मनोयोग के साथ फटाफट खरीद के ले आएगी। लेकिन माना कि उसके पास स्कार्प नहीं है, वो मंगल बाजार में घुसते ही घुसी, फिर एक बार देखी कोई देख तो ना रहो, कोई मुझे जानता तो नहीं है। अनुक्रिया पे प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? क्या वो तल्लीनता के साथ, पूर्ण मनोयोग के साथ अपना काम कर पाएगी क्या? हाथ में उसने ले लिया, कोई लेगी ले ली, उसको देख रही है बेचारी, लेकिन तभी देख रही है पीछे से कोई जानकार आंटी तो नहीं आ गई, कोई प्लाजो ले लिया, कुछ भी ले लिया XYZ, लेकिन जब वो स्कार्फ बांध के रखती है तो अवांछित उद्दीपक उसने हटा दिए, उसको कोई फर्क नहीं है, पड़ोसी घूम जा, पड़ोसन घूम जा, भैया घूम जा, भाभी घूम जा, मेरे को तो गई फटाफट से कर देगी, भैया सही सही रेट लगाओ, 50 नहीं 48 ले लो। इसका मतलब महिलाओं द्वारा चेहरे पर स्कार्फ बांधना कौन से पुनर्वलन का उदाहरण है? ऋणात्मक पुनर्वलन का उदाहरण है, क्योंकि उसने उन चीजों को हटा दिया जो उसके लिए अवांछनीय थी, अनवांटेड थी। उसी प्रकार मैं आपको अच्छे से एग्जांपल दूंगा। महिलाओं को आजकल तो वैसे फेयर एंड लवली का नाम चेंज कर दिया, कुछ और रख दिया है, ग्लो एंड लवली कर दिया है। वो इस वजह से किया गया है कि थोड़ा ये सही नहीं होता है रंग के ऊपर टीका टिप्पणी करना, ठीक है? समझिए, बात समझिए। एक महिला अपने रंग को लेकर चिंतित है, अर्थात उसके लिए अमुख रंग जिससे वो परेशान है, मान लिया वो काला है, मान लिया वो काला रंग है और वो उससे बहुत ज्यादा चिंतित है बेचारी, अर्थात क्या वो उसके लिए, वो चाहती है गोरा होना, वो चाहती है व्हाइट स्किन कलर, लेकिन नहीं है, क्योंकि वो भूमध्य रेखा के नजदीक रहती है, तो स्वाभाविक है रंग तो थोड़ा उसका पक्का मिलेगा। लेकिन अब वो चाहती, अवांछनीय क्या है उसके लिए? काला रंग जो उसके पास है। वांछनीय क्या है? अनुक्रिया क्या दिखानी चाहती है? बड़ी अच्छी लगूं, बड़ी सुंदर लगूं, बहुत लोगों के दिल की जान बनूं, यही तो चाहती है। लेकिन अब वो क्या करेगी? अवांछनीय व्यवहार को हटाने के लिए मार्केट जाएगी कि भैया ग्लो एंड लवली के 5-7 पैकेट, और जैसे ही दिन निकलेगा, सुबह सुबह मुंह धोके, कॉलगेट करे या ना करे, सुबह सुबह मुंह देके धोके, और वो क्या लगा लेगी भैया? अपने मुंह पे क्या लगा लेगी? क्रीम लगा लेगी। इसलिए एक महिला का सुंदर दिखने के लिए क्रीम लगाकर मार्केट जाना या क्रीम लगाकर ऑफिस जाना किस प्रकार के पुनर्वलन का उदाहरण है? क्योंकि वो अपनी अवांछनीय चीजों को अवॉइड करना चाहती है। इसीलिए अच्छा, आप देखते हो जब भी आप धूप में जाते हो तो SPF 50 लेके आता है, कोई SPF 30 लेके आता है। SPF 30 समझ रहे होगे? नहीं, कोई नहीं जानना है, बड़े सीधे लोग। अरे यार, ये सन प्रोटेक्शन आते हैं ना, सन स्क्रीनर जो आते हैं, ये वही तो होते हैं 30+, 40+, क्या क्या होते हैं उनमें, तो उनको लेके आप लगा रहे हो, आप धूप में निकलने जा रहे हो, आपको पता है कि पराबैंगनी किरणें क्या करेंगी? चेहरे को बेकार कर देंगी, बुरा हो जाएगा मेरा चेहरा, इसीलिए आप सनस्क्रीन लेके आ रहे हो और उनको लगा के घर से बाहर निकल रहे हो। इसका मतलब जो अवांछनीय किरणें हैं उनके प्रभाव को कम करने के लिए आप क्रीम लगा रहे हो। इसका मतलब आप नकारात्मक पुनर्वलन का उपयोग कर रहे हो, क्योंकि जब आपको पता है कि मेरे मुंह पे क्या लग रहा है मैडम, क्रीम लग रही है, तो उस दिन तो मैं हेलमेट भी नहीं लगाऊंगा, मुझे पता है क्या ही बिगाड़ लेगा रे तू, मेरा घर से पुत के आया हूं, है कि नहीं?
किसी लड़के द्वारा, लड़के क्या कुछ भी मान लो, किसी लड़के द्वारा अपने हाथों को बचाने के लिए उन पे कुछ पहनना, क्या होते हैं वो, ठीक है, एक दो दिन मैंने लगा के देखे हैं उनको, तो वो किस लिए, अटैक नहीं करे सूर्य। तो अवांछित उद्दीपकों को जहां हटाया जाए और अनुक्रिया बढ़ जाए तो ऋणात्मक पुनर्बलन, जहां वांछित उद्दीपकों की प्राप्ति होती रहे होती रहे होती रहे होती रहे तो क्या हो गए वो, धनात्मक पुनर्बलन। पुनर्बलन समझ में आया कि नहीं, आ गया। अब देखो दंड क्या है, फिर जब ये पुनर्बलन है तो दंड क्या है, अब इसमें से ही दंड निकाल दूंगा मैं, टेंशन नहीं लेने का, इसको मैं मिटा रहा हूं भाई। 50% आरक्षण महिलाओं के लिए, धनात्मक पुनर्बलन, क्योंकि ये वांछित चीज है, हर कोई चाहता है कि मिले ऐसी चीज। अवांछित उद्दीपक, सिलेबस, सब चाहे कोई कितना भी होशियार हो, सबके लिए अवांछित होता है सिलेबस। भाई मेरे को तो बहुत ज्यादा लग रहा है सिलेबस साहब, चाहे भले कितना भी पढ़ने वाला हूं, कितना भी पढ़ा हूं, थैंक यू आरवी। और अवांछित उद्दीपक को हटाने से सिलेबस हटा दिया, कम कर दिया, इसका मतलब ऋणात्मक पुनर्बलन। धूप से बचने के लिए चश्मा लगाना, ऐसे ऐसे न जाने कितने कितने एग्जाम्पल बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखो भाई, एक और एग्जाम्पल, मेरी मम्मी द्वारा, ये आप, मेरी मम्मी का मतलब मेरी मम्मी नहीं है सिर्फ, मेरी मम्मी द्वारा खाना खाते समय पिताजी की तरफ से मुंह फेर के खाना, कैसा पुनर्बलन है, अवांछित अनुक्रिया, सॉरी अवांछित उद्दीपक हैं पिताजी, मम्मी नहीं चाहती है कि वो खाते हुए देखें, इसीलिए पीठ फेर ली बेचारी ने, आराम से खा रही है चकाचक, अनुक्रिया में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब पिताजी की तरफ मुंह होगा तो एक टूका जल्दी खा लिया तो पिताजी बोलेंगे बड़ी जल्दी खा रही है, इसका मतलब अनुक्रिया में व्यवधान डालेंगे कि नहीं डालेंगे। इसीलिए महिलाएं अपनी अनुक्रिया को सही ढंग से चलती रहे, हमेशा अपने पतियों से पीठ फेर के खाती हैं। लेकिन जमाना दूसरा है रे, अब एक ही प्लेट होती है, एक ही रोटी होती है, कभी कभी तो खाने के हाथ भी दो ही होते हैं लेकिन मुंह भी दो होते हैं, दो हाथों से वो एक खुद ने खा लिया, एक उसको खिला दिया। तो आजकल तो वो नहीं रहा है, लेकिन जो महिलाएं पुराने समय में, जो महिलाएं, नमस्कार सुमित्रा, क्या नाम है, बुकल, जो भी है, मतलब जो महिलाएं पीठ फेर के खाती हैं, अदबशील जो महिलाएं होती हैं, प्यारी जो महिलाएं होती हैं, जिनको हम बहुत अच्छी जो होती हैं, तो वो पीठ फेर के खाती हैं। क्यों खाती हैं भाई, इसीलिए खाती हैं, ठीक है। अवांछित उद्दीपकों को तमाम उदाहरण ले सकते हो आप, घूमट मारना, कुछ भी जो भी आपके दिमाग में आए। अब बना लिया करोगे ना, इनको देख के जो भी एग्जाम्पल आपको दिखा करेगा, आप सोच लिया करोगे इन दोनों में से कहीं ना कहीं पुनर्बलन मिल रहा है, जा रहा है। अब दंड क्या है रे, देखो मैंने क्या लिखा था पुनर्बलन में, सीखने की अनुक्रिया बढ़ा देता है, दंड सीखने की अनुक्रिया को घटा देता है। इसका मतलब पुनर्बलन का ठीक उल्टा कौन होता है, दंड होता है। ठीक उल्टा कौन होता है, दंड होता है। तो इनका ठीक उल्टा करेंगे, धनात्मक और ऋणात्मक का। कैसे करेंगे, अगला पेज ले लेता हूं। देखो भाई, दो तरह के उद्दीपक लिखे मैंने, एक तो क्या लिखा था भैया, धनात्मक, एक क्या लिखा था मैंने, ऋणात्मक। ऋणात्मक उद्दीपक, इधर क्या लिखूंगा मैं, उद्दीपक। बोर तो नहीं हो रहे हो, बोर तो नहीं हो रहे हो। तो देखो भाई, धनात्मक उद्दीपक और ऋणात्मक उद्दीपक, इसकी परिभाषा मैंने लिखी थी। देखो क्या परिभाषा, बोल के बताओ भाई मेरे को सारे लोग। देखो धनात्मक उद्दीपक शॉर्ट में लिखेंगे कि वांछित उद्दीपक मिले, वांछित उद्दीपक मिले, तथा क्या हो साथ में, अनुक्रिया बढ़े। भाई वांछित उद्दीपक मिलने के कारण अनुक्रिया बढ़ रही है, तो कैसा उद्दीपक है, धनात्मक। ऋणात्मक में क्या करेंगे कि अवांछित उद्दीपक मिले नहीं, आप तो दंड में पहुंच गए। फिर अवांछित उद्दीपक हटे तब अनुक्रिया आर बढ़े, ठीक है भैया। क्योंकि बात मैडम पुनर्बलन की हो रही है, पीछे पुनर्बलन आएगा धनात्मक, इसको उद्दीपक नहीं पुनर्बलन लिखना है, ठीक है। चलो, कोई जरूरी नहीं है, मस्तिष्क में भी पैदा हो सकता है। बहुत परेशान हो जाता है तू किसी किसी के बारे में सोच के, जरूरी नहीं है वो आगे ही हो। धनात्मक पुनर्बलन और ये ऋणात्मक पुनर्बलन। देखो भाई, अनुक्रिया को बढ़ाते हैं पुनर्बलन। मैंने अभी तक दो चीजें बताई हैं, जहां दंड हो
और पुनर्बलन शब्दों खाली, ये दोनों शब्दों इन्हें डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं अनुक्रिया के साथ। लेकिन जब पुनर्बलन के सामने दो शब्द लिखे आ जाते हैं धनात्मक या ऋणात्मक, तो वो इंगित करने लग जाते हैं उद्दीपकों को। किसको? उद्दीपकों को, कि वो वांछित है या अवांछित है, या फिर दूसरे शब्दों में मैंने ये बताया कि वो दिशाओं को व्यक्त करते हैं, अनुक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं डालते। अनुक्रिया तो बढ़ती ही बढ़ती है क्योंकि वो पुनर्बलन है, वो केवल उस अनुक्रिया की दिशा को व्यक्त करेगा, ऋणात्मक और धनात्मक। पानी की बाल्टी कुएं में से खींच रहे हो, एक आदमी ऊपर से खींच रहा है तो वो ऐसे नीचे की ओर बल लगा रहा है, आप घाट पे खड़े हो कुएं के पे और खींच रहे हो बाल्टी, मतलब अनुक्रिया तो ऊपर, अर्थात बाल्टी को तो ऊपर आना है, आप ऊपर से नीचे की तरफ बल लगा रहे हो, है ना, नीचे से खींच रहे हो। लेकिन ऐसा ना हो कोई आदमी नीचे बैठा हो कुएं में डूब के, वो नीचे से ऐसे ढप करके ऊपर फेंक सकता है कि नहीं उसको? अब भी आ रही है बाल्टी तो ऊपर ही, लेकिन कार्य अलग अलग दिशाओं से हो रहा है, लेकिन अनुक्रिया दोनों में बढ़ रही है। इसका मतलब एक को धनात्मक मान लो, एक को ऋणात्मक मान लो, ये केवल दिशा को व्यक्त करेगा। आगे देखते हैं दंड क्या है। हेलो गाइस, प्लीज कंसंट्रेट थोड़ा सा समय के लिए। और ऋणात्मक पुनर्बलन और धनात्मक पुनर्बलन में अब आ गया दंड। अब मैं बात करूंगा दंड। दंड का मतलब उल्टा, क्योंकि अनुक्रिया घटेगी, घटेगी तो इनका ठीक उल्टे काम कर दो, ठीक उल्टे काम कर दो दोनों के। कैसे? वांछित उद्दीपक मिले, अर्थात इसका उल्टा क्या होगा कि वांछित उद्दीपक हटे, वांछित उद्दीपक को हटा दिया जाए, वांछित उद्दीपक को हटा दिया जाए, तथा अनुक्रिया कैसी हो जाएगी? जब वांछित उद्दीपक जिसको चाहा गया है वही हमारे पास नहीं है रे, क्या करेंगे फिर? तो अनुक्रिया घटे एक, तब इसको क्या बोलते हैं हम? दंड में ये होता है भाई, वांछित उद्दीपक को हटा लिया जाता है और आपकी अनुक्रिया घट जाती है। एक चीज तो ये निकल के आ गई इससे। या दंड में क्या होगा? यहां से दंड निकालो, अवांछित उद्दीपक हटे, इसका उल्टा, क्योंकि अनुक्रिया यहां पे बढ़ती है दंड में घटती है, तो बिल्कुल उल्टा कर दो इसका। अवांछित उद्दीपक मिले, अवांछित दोनों में, तो ये हो गया दंड। अब मैं बताऊंगा आपके क्वेश्चन का जवाब। आपने बोला था उस दिन, मैं शायद वहां बैठा था, आपने कहा था कि कोई मां अपने बच्चे को डांटती है तो वो नकारात्मक पुनर्बलन क्यों नहीं है, दंड क्यों है? यही तो कह रहे थे आप। ठीक है, अगर आप इन चीजों को समझ गए होंगे तो 100% अब वो कंफ्यूजन रहा ही नहीं होगा। लेकिन मैं आपकी बात को ही ले रहा हूं। देख लिया भाई, दंड देख लिया। दंड में कैसे समझेंगे? देखो भाई सुनो, अरे दंड को समझो भाई, इन दोनों प्रोसेस को भी समझा सकता हूं मैं आपको, दोनों को समझा सकता हूं। कैसे? देखो, उसको लेंगे सर, आपकी बात को भी लेंगे, पहले आपकी बात को ही ले लेते हैं, ठीक है? देखो भाई, बच्चा है, कोई शोर कर रहा था, कोई बच्चा शोर कर रहा है, मतलब बच्चा कौन है? ऑब्जेक्ट है कि नहीं? इसका मतलब ये क्या कर रहा है? अनुक्रिया कर रहा है, रेस्पॉन्स कर रहा है, ये शोर कर रहा है। शोर क्यों कर रहा है? तो इसको कोई ना कोई तो उद्दीपक मिला होगा। जैसे क्लास में मास्टर नहीं है तो बच्चे शोर करते, तो हो सकता है कि घर में कोई नहीं हो, घर अकेला है, कोई नहीं है घर में, तो इसने तांडव मचा रखा है, चलनी को इधर से उधर फेंक रहा है, टीवी के रिमोट को मुंह में देके और ऐसे कर, मतलब तांडव मचा रखा है घर में कि आज तो इसको तोड़ फोड़ करके निचोड़ दूंगा। मतलब कोई ना कोई तो स्टिमुलस उसको मिल रहा है। S1 मान लेता हूं मैं भाई, मेरे सामने आप कितने लोग बैठे हो, मेरे लिए तुम सारे उद्दीपक हो, प्लस सारी वस्तुएं उद्दीपक हैं। एक समय पे मैं अनुक्रिया कर रहा हूं, इस उद्दीपक के प्रति कर रहा हूं, उस अनुक्रिया में बदलाव आ रहा है, हो सकता है कोई नया उद्दीपक मिल रहा हो, कुछ ना कुछ। बच्चा कर रहा है शोर, इसका मतलब किसी न किसी उद्दीपक की वजह से शोर कर रहा है। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आएगा ही जब SOR होगा, छात्र का व्यवहार तो तभी बनेगा, स्टिमुलस होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और ये अब मां ने डांट दिया, अब यहां पे कोई मां आ गई, S2, इसका मतलब मां की डांट स्टिमुलस, दूसरा उद्दीपक है कि नहीं भैया? मां की डांट। मां ने कहा, ए तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी, तेरा बाप भी नहीं बचा पाएगा मुझसे। कह सकती है, क्योंकि एक आध बार तो बाप के भी फ्रैक्चर हो गए थे। तो अब बच्चे ने सोचा बन कि जब इतने बड़े आदमी के इसने फ्रैक्चर कर दिए बेलन के मारे या फूंकनी के मारे, तो मैं तो उसका बच्चा हूं, मेरे की तो यह वास्तव में ही हड्डी पसली एक कर देगी।
तो माँ ने कहा कि बेटा या तो राजी से मान जा, नहीं बाप जैसा हाल हो जाएगा तेरा। तो बच्चे ने क्या कर दिया, शोर मचाना कम कर दिया। तो आप कह रहे हो कि नकारात्मक पुनर्वलन कब होता? मैंने क्या कहा, नकारात्मक पुनर्वलन में क्या लिखाया है मैंने, अनुक्रिया बढ़े अवांछित उद्दीपक को हटाने पर। लेकिन यहां तो अवांछित उद्दीपक, क्या बच्चा चाह रहा था क्या मां डांटे, चाह रहा था क्या वो? अर्थात अवांछित उद्दीपक के हटने पे अनुक्रिया क्या हो जाए, बढ़े। यहां पे पुनर्वलन कब माना जाता, नकारात्मक सकारात्मक को छोड़ दो, कि मां की डांट पड़े और अनुक्रिया बढ़ जाए। डांटने के बाद वो दूना हल्ला कर रहा है, दूना शोरगुल कर रहा है, दोगुना शोरगुल कर रहा है, क्योंकि पुनर्वलन का मतलब ही अनुक्रिया का बढ़ना है। लेकिन डांट खाने से तो अनुक्रिया घट रही है। और दंड में मैंने क्या लिखा है, अवांछित उद्दीपक मिले और आर घटे। अवांछित उद्दीपक है मां की आवाज, चाहता है क्या मां डांटे, अवांछित उद्दीपक मिल गया, शोर घटे, आर घटे, रेस्पॉन्स, इसका रेस्पॉन्स क्या आ रहा था, शोर। मां के डांटने से शोर में कमी आ गई, इसका मतलब ये दंड बन गया सर। यानी कंफ्यूजन क्यों है ये दंड, क्यों नहीं है नकारात्मक पुनर्वलन? मैंने सबसे बेस्ट आपके लिए बता दिया है, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है सर कभी भी। भाई शोर अनुक्रिया घटी है किसके प्रति, S1 से तो कांटेक्ट ही नहीं रहा, मां की आवाज दूसरा स्टिमुलस था जो कि अवांछित था, उसके लिए बांट नहीं कर रहा था, अनवांटेड थी मां की आवाज, उसके लिए मां की डांट। ठीक है, आ गया सर समझ में दंड। अब एक छोटा सा एग्जांपल समझो इसमें, और इसको दंड को बता देता हूं मैं। समय देख लेते हैं एक बार, मेरे को बजट पे जाना है कहीं पे। देखो भाई, एक आदमी है सर, एक आदमी। अब इस एक पेज पे मैं आपका लिए बहुत अच्छी चीज दे रहा हूं। ये एक आदमी है सर, इस बेचारे को कहीं काम पे जाना है। अब आदमी काम पे कब जाता है, जब उसकी मन स्थिति ठीक होती है। भाई कोई भी काम आप कर रहे हो, कोई भी अनुक्रिया आप कर रहे हो, एक तो ये अनुक्रिया उद्दीपक, इन शब्दों से डरा मत करो। हर समय किसी सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं, अनुक्रिया ही बोल रहे हैं उसको, यार अपनी भाषा में भी उसको कुछ नाम दे लो। कभी कभी चीजें, नाम कठिन होने से चीजें कठिन हो जाती है हमारे दिमाग में, कंडीशनिंग बन जाती है। इसीलिए बार बार यही नहीं कि चल रहा है बस मामला। इधर देखो, एक आदमी है सर। अब एक आदमी ने क्या किया, इसने दो काम किए। इसने बैंक से लोन ले लिया सर, कर्जा ले लिया सर, कर्जा पता नहीं कितने लाख का ले लिया। तो एक तो उसके साथ ये काम है, एक तो उसके मूड पे कर्जा है सर, प्लस उसके बाद उसके घर पे कुछ पैसा तो होगा कि नहीं होगा भाई, पॉकेट में है। भाई दो चीज होती हैं, एक तो आदमी की पॉकेट होती है, कितना पैसा है उसके पास, और एक होता है कर्ज। अभी भी इस समय पे मेरी भी दो स्थितियां हैं। मैं इस जगह पे खड़ा हूं, हो सकता है मेरे घर पे या मेरे पास, मेरी पॉकेट में मेरे पास कुछ तो मनी होगा और मेरे पास कर्ज भी होगा। मैं जिस दुकान से उधार सामान लेता हूं उसका कर्ज आज भी मेरे पास अब भी है कि नहीं? इस स्टेज पे खड़ा हूं मैं, मेरे पास ये भी है सर, मेरे पास ये भी है सर। वो बात अलग है कि अब मेरी पॉकेट में एक चौनी भी नहीं है। ठीक है, मतलब एक आदमी, हेलो, एक आदमी के लिए ये दोनों उद्दीपक हैं सर, कर्जा भी और पॉकेट भी। दोनों उसके व्यवहार को निर्धारित करेंगे कि नहीं। आपकी जेब में पैसा होता है तो महंगे से मॉल में घुस जाते हो, और आपके सर पे जब कर्जा होता है तो भाई साहब चटनी पिसवाते हो घर पे कि नहीं 60 रुपए किलो, 120 रुपए किलो गोभी नहीं रही, रूखी सूखी में बसर कर ले। सुदामा ने भी तो की थी, तुअर में कर लेंगे तो क्या है, प्यार तो ऐसे भी चलता है। अब देखो तो ये उसके व्यवहार को क्या प्रभावित करेंगे कि नहीं करेंगे, मेरे को तो ये बताओ। करेंगे, सिंपल सी बात है। अच्छा, कैसे करेंगे? अब देखो भाई, आप देखो, मैं पुनर्वलन दे रहा हूं सर, और मैं दंड भी दूंगा और मैं पुनर्वलन भी दूंगा। ऐसी चीज में पुनर्वलन क्या है और दंड क्या है अब भी समझ में आ जाएगा इससे। देखो एक चीज देखिए सर, अब भाई एक डोनर आ गया साहब, डोनर, डोनर बोले तो दानदाता, एक दाता आ गया भाई आपके पास। ये आपकी स्थिति है, आप कोई अनुक्रिया, इधर कोई अनुक्रिया कर रहे हो, रेस्पॉन्स ये कर ही नहीं पा रहे हो, पता नहीं ये शुष्क चल रही है। अब देखो इस चीज में मैं अब आपको दोनों चीज दिखाऊंगा, दोनों प्रैक्टिकल देखना है इसमें, कि आपके पास कर्जा है और आपके पास पॉकेट है।
कर्जा वांछित होता है किसी के लिए, अवांछित होता है? कोई चाहता है क्या मुझ पे कर्ज हो? तो कर्जा कैसी चीज है भाई? दोनों उद्दीपक हैं उसके लिए, लेकिन ये तो कैसा उद्दीपक था मैडम? अवांछित। और ये कैसा था? वांछित। भाई दोनों ही उसके व्यवहार को प्रभावित करेंगे, सिंपल सी बात है। कर्जा भी है उस पे, पॉकेट में भी पैसा है उसकी में, लेकिन कर्जा अवांछित होता है। पॉकेट में कितना पैसा है वांछित है, और दे दे। पैसे से कौन जगाए रे? कोई जगाए क्या पैसे से? सबको पैसा चाहिए, अर्थात वांछनीय चीज है, वांछित उद्दीपक है। अब देखिए, अब एक डोनर आ गया, सर मैं हूं पैसा देने वाला किसी के लिए, ये कोई आदमी है और मैं डोनर हूं, मैं चाहता हूं कि यार इस आदमी की स्थिति सुधारूं। अब मैं उसको दोनों तरह के पुनर्बलन दे सकता हूं, धनात्मक भी और ऋणात्मक भी। पिछले पेज पे मैंने क्या देखा था, देखो, मान लिया, देखो पिछले पेज पे मैं आपको दिखाऊं, धनात्मक पुनर्बलन में दोनों तरह के पुनर्बलन दे सकता हूं। अब उसको वांछित उद्दीपक मिले तथा अनुक्रिया बढ़े, अनुक्रिया बढ़े, और ऋणात्मक पुनर्बलन में अवांछित उद्दीपक हटे तब अनुक्रिया बढ़े। अब देखो इसमें क्या हो रहा है सर, खेल हो रहा है इसमें। यहां पे ये आदमी है, उस पे कर्ज भी है और उसके पास पॉकेट में कुछ पैसा भी है। एक नया डोनर आ जाता है, दाता, वो चाहता है कि मैं इस बेचारे का सहयोग करूं, मैं इसको पुनर्बलन दूं जिससे इसकी अनुक्रियाएं अच्छे से हों, इसकी जिंदगी बढ़िया चलती रहे। वो शरीफ आदमी डोनर मैं हूं रे। अब मैं साइकोलॉजी का आदमी हूं, तो मुझको तो पता है मैं किसी भी पुनर्बलन का इस्तेमाल कर सकता हूं। देखो इस पे कर्ज था 2 लाख रुपए का, कर्ज क्या था? 2 लाख रुपए का, अवांछित था, अवांछित था, बैंक का कर्ज था। मैंने उसके बैंक लोन को बैंक जाके भर दिया, मैंने उसको 2 लाख रुपए दे दिए, उसका बैंक लोन भर दिया, अर्थात उसका अवांछित उद्दीपक हट गया। अवांछित उद्दीपक हटने पर अनुक्रिया बढ़ेगी, अब वो आसानी से अपने काम कर पाएगा। इसका मतलब मैंने कौन सा पुनर्बलन दिया उसको? धनात्मक या ऋणात्मक? ऋणात्मक। मैंने उसके बैंक का कर्ज चुका दिया, इसका मतलब उस पर अवांछित थी कर्जा, चाहता नहीं था कर्जा हो। मैं जाके यूनियन बैंक में गया, 2 लाख रुपए जमा कराए, अब वो आराम से मस्त अपना काम करेगा, मुझ पे कोई कर्ज नहीं है। अवांछित उद्दीपक हटा, उसकी अनुक्रिया बढ़ी। मैं उस डोनर ने उसको क्या दिया? ऋणात्मक पुनर्बलन दिया। लेकिन डोनर साइकोलॉजी का आदमी है, मैंने बता दिया, वो कहता है कि इसके मजे लेता हूं। फिर उसने ये 2 लाख यहां नहीं दिए, माना के रुपए तो 2 ही लाख थे, या तो ऐसा कर सकता है वो, ऐसा ना करते हुए उसने क्या किया, वो उसके घर गया 2 लाख रुपए लेके, के महाजन ले तू 2 लाख रुपए ले, तेरी स्थिति बहुत बेकार है, ले 2 लाख रुपए ले। भाई कौन नहीं चाहता है कि उसकी जेब में 2 लाख रुपए आए? मान लिया कि मैंने ये नहीं दिया, इसको भूल जाओ क्योंकि मेरे पास तो 2 ही लाख रुपए, लेकिन 2 लाख रुपए से भी मैं 2 तरह से पुनर्बलन दे सकता हूं। यदि मैं उसके बैंक के कर्जे को भर रहा हूं तो उसको मैं ऋणात्मक पुनर्बलन दे रहा हूं, लेकिन यदि मैं उसकी पॉकेट में भात की तरह 2 लाख रुपया दे के आ रहा हूं कि ले तेरी थाली में डाल इनको, इसका मतलब पैसा तो वांछनीय था पॉकेट में आना। तो कौन नहीं चाहता पॉकेट में पैसा नहीं आए? पैसे वो ही हैं, लेकिन उद्दीपकों के आधार पर उनका चरित्र बदल गया कि नहीं बदल गया? अर्थात पैसा आना वांछनीय, अर्थात पैसे आने पे अब वो मस्त हो जाएगा, मदमस्त अपना काम करने जाएगा कि मेरे पास तो 2 लाख रुपए हैं, काम करने दे, कर्ज को तो कभी भी चुका दूंगा। इसका मतलब ये क्या है सर? धनात्मक पुनर्बलन, धनात्मक। और ये कैसा था सर? ऋणात्मक। मैंने 2 लाख रुपए में ये दोनों खेल कर दिए। मैं चाहूं तो उसको 2 लाख रुपए देकर धनात्मक पुनर्बलन भी दे सकता हूं, मैं चाहूं तो 2 लाख रुपए में उसे ऋणात्मक पुनर्बलन भी दे सकता हूं। ये मेरे ऊपर है। आ गई बात समझ में? ये क्या है सर? पुनर्बलन के दोनों प्रकार, अर्थात मैं उद्दीपकों के आधार पर पुनर्बलन को बदल सकता हूं। क्या फर्क पड़ा रे? अनुक्रिया दोनों में बढ़ी कि नहीं? मस्ती से काम करेगा कि नहीं? लेकिन आप कहते हो कि नहीं साहब, नकारात्मक पुनर्बलन तो दंड होना चाहिए, नकारात्मक तो उसको मर जाना चाहिए, नकारात्मक तो खप जाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई कंफ्यूजन है क्या मेरी पूरी क्लास को? आप में से भी किसी को कंफ्यूजन हो तो बता सकते हैं। अब एक चीज देखो भाई, अब इसमें मैं सर दंड भी लेके आऊंगा, दंड क्या होगा फिर? यहां पे तो ये समझ गया, अपनी क्लास मस्त चलेगी। इसमें दंड देखो, अब इसमें दंड पैदा करूंगा मैं भाई। दंड रे, ऊपर चल, ऊपर चल। अब देखो रे दंड क्या होगा? ये बड़ा मस्त मामला है दंड का। दंड में क्या लिखाया है मैंने? यहां पे भी मैं दंड बनाऊंगा भाई। ए दंड, दंड भाई साहब, दंड में क्या लिखाया है मैंने? पीछे के पेज पे देखो, दंड में मैंने क्या लिखाया है, इधर देखो। दंड में
वांछित उद्दीपक हटे तथा अनुक्रिया घटे, या फिर अवांछित उद्दीपक मिले आर घटे अनुक्रिया घटे। अवांछित यदि मिल रहा है तब अनुक्रिया घटेगी, वांछित यदि हट रहा है तब अनुक्रिया घटेगी। अर्थात ये दोनों दंड हैं। अब देखो इस केस में मैं दंड बना रहा हूं सर, ये बैंक का कर्जा था। अब इस डोनर वाली बात को भूल जाओ आप, ऊपर की समझ गए। बैंक का कर्जा था, बैंक ने कह दिया कि ए बच्चे या तो 15 तारीख को बैंक का पैसा भर देना, नहीं तो तेरे ऊपर 15% ब्याज लगेगी। कौन चाहता है कि उसके ऊपर कर्ज में ब्याज लग के और बढ़े? वांछित है क्या ब्याज लगना? अवांछित है, लेकिन 15 तारीख आने के बाद वो लगेगी कि नहीं लगेगी उस पर? अर्थात अवांछित उद्दीपक क्या था? ब्याज। फिर उस कर्ज, और उस पर भी क्या लग गई? ऊपर से ब्याज लग गई। इसका मतलब अवांछित उद्दीपक मिला। अब माने कि यार पहले से ही मेरे पे 2 लाख का कर्ज था, इसने 2000 रुपए की ब्याज और लगा दी, मतलब कर्ज तो मेरा बढ़ गया। थोड़ा बहुत काम करने जा रहा होगा, अब ये सोचेगा, हतोत्साह हो जाएगा उसमें बहुत ज्यादा कि जब साले कर्ज बढ़ता जा रहा है, कमाई मेरी उतनी है, ऐसा कमाई से क्या फायदा है, पंखे पर लटक जाएगा। तो दंड है सर ब्याज। ब्याज क्या है? तो इसमें लिख सकता हूं दंड में ब्याज। बैंक द्वारा लगाई गई ब्याज क्या है? ऋणात्मक पुनर्वलन नहीं है, वो दंड है यदि वो लग जाती है तो। अवांछित क्या है? अब इधर देखो, पॉकेट में पैसा आना वांछित, अर्थात तुम्हारी पैकेट में पैसा आ रहा है, वो वांछित चीज है। और हमने दंड में क्या रखा था कि वांछित उद्दीपक को हटा दिया जाए तो अनुक्रिया घट जाए। एक बात बताओ, आपकी पॉकेट में पैसे रखें, हर आदमी चाहता है पैसा हो, आपकी पॉकेट में से 2000 रुपए गिर जाएं आज, तो वांछनीय चीज दूर हुई कि नहीं हुई? वांछनीय चीज दूर हुई कि नहीं हुई? और जब पॉकेट में से पैसे गिर पड़े, आपकी जेब में से 2000 रुपए गिर पड़े, अर्थात वांछनीय उद्दीपक आपसे दूर हुआ, आज आप जो काम करना चाह रहे हो करोगे ही नहीं, अर्थात अनुक्रिया घट गई कि नहीं घट गई? तो इस दंड में क्या लिख सकते हैं? पैसे गिरना। करोड़ों एग्जाम्पल बना सकते हैं मैडम। पैसे गिरना, आपकी जेब में से पैसे यदि गिर जाते हैं, आपकी अनुक्रिया घट जाती है, तो वो दंड है सर, ऋणात्मक पुनर्वलन नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसके अलावा आप क्लास में, अच्छा ये जो स्कूल में जो टाइम टेबल बनता है या कोचिंग का जो टाइम टेबल है आने का, जैसे मैं फीस की बात करूं कि आपको आपकी पूरी फीस जमा करानी होगी और पूरी फीस जमा कराने के बाद ही कोचिंग में बैठने दिया जाएगा, यह शर्त रख दी साहब मैंने। आपके लिए अवांछनीय क्या, वांछनीय क्या है? क्लास में बैठना, और अवांछनीय क्या है? क्लास से बाहर रखना। ठीक है, अब देखो भाई, आप आए, आपने पूरी फीस जमा नहीं कराई, इसका मतलब आपको क्लास से बाहर रखा जाएगा या अंदर? आपकी क्लास है क्या? चलो ठीक है, देखो 1 सेकंड समराइज करेंगे 1 सेकंड में। आज हमने सीखा सर दंड क्या है और पुनर्वलन क्या है। आप इसके अलावा जो भी क्लास आपकी इसकी साइकोलॉजी की रेगुलर चल रही है वो चलेंगी। और ये यूट्यूब वालों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए। थैंक यू, थैंक यू सबके लिए, थैंक यू, थैंक यू।